जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट क्लासेस शेड्यूल में। आज का हमारा टॉपिक तुगलक वंश और सैयद वंश को लेकर के, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तुगलक वंश की शुरुआत 1320 ईस्वी में खिलजी वंश के पतन के बाद होती है और 1412 ईस्वी तक ये वंश सिंहासन पर विराजमान रहा। तुगलक वंश का जो संस्थापक था उसका नाम गाजी मलिक था और गाजी मलिक 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के नाम पे सिंहासन पर बैठता है और 1412 ईस्वी तक इस वंश का शासन रहा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गयासुद्दीन एक महत्वपूर्ण पद पर पहुंचा। एक संक्षिप्त शासन के बाद गयासुद्दीन तुगलक की 1325 ईस्वी मृत्यु हो गई और उसका बेटा मुहम्मद तुगलक सिंहासन पर बैठ गया। तुगलक के तहत दिल्ली सल्तनत को और मजबूत किया गया था। कई बाहरी क्षेत्रों को सल्तनत के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया था। अब बात करें हम मोहम्मद तुगलक के तहत सल्तनत साम्राज्य की, तो मोहम्मद तुगलक ने पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। दक्कन और दक्षिण की अगर हम बात करें तो दक्कन के जिन क्षेत्रों पर खिलजी ने विजय प्राप्त की थी वहां के राजाओं ने उन्हें श्रद्धांजलि देना बंद कर दिया था और स्वतंत्र स्थिति की घोषणा कर रहे थे। मोहम्मद तुगलक जब राजकुमार था तो उसे जूना खान के नाम से जाना जाता था। उसने राय रुद्रदेव के खिलाफ शुरुआती अभियानों का नेतृत्व किया जो लंबे संघर्ष के बाद हार गए थे और वारंगल को अब सल्तनत के प्रत्यक्ष नियंत्रण में मिला दिया गया था। मालाबार भी ये हार गए। तेलंगाना के पूरे क्षेत्र को प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया और सल्तनत का हिस्सा बना दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी की नीति के विपरीत तुगलक ने दक्कन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करने का फैसला किया और देवगिरी का नाम बदलकर उसने दौलताबाद कर दिया। वास्तव में वह इस जगह से उत्तरी क्षेत्र को नियंत्रित करना चाहता था। उसने दिल्ली से देवगिरी तक सड़क बनाई और विश्राम गृह भी स्थापित किए। बड़ी संख्या में रईस, धार्मिक पुरुष और शिल्पकार ने नई राजधानी में ये सब स्थानांतरित हो गए। हालांकि उसका विचार दूसरी राजधानी के रूप में दिल्ली को मानने का था, दिल्ली को छोड़ने का नहीं था, लेकिन वो देवगिरी को अपनी पहली राजधानी बनाता है और दौलताबाद नाम रखता है। बढ़ते असंतोष और इस तथ्य के कारण कि उत्तर को दक्षिण से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, बाद में मुहम्मद ने पूरी योजना को छोड़ने का फैसला किया। इस योजना ने उत्तर और दक्षिण के बीच संबंधों में सुधार किया। क्षेत्रीय विस्तार के अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बातचीत भी बढ़ी। पूर्वी भारत के अभियान की बात करें तो उड़ीसा के जाजनगर के शासक भानुदेव द्वितीय ने दिल्ली सुल्तानों के खिलाफ लड़ाई में वारंगल के राय रुद्रदेव की मदद की थी। उलुग खान ने 1324 ईस्वी में इनके खिलाफ एक सेना का नेतृत्व किया। भानुदेव द्वितीय पराजित हो गया और उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। बंगाल में अपने सुल्तान के खिलाफ रईसों का असंतोष था। असंतुष्ट रईसों ने तुगलक राजकुमार को अपने शासक पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। बंगाल की सेना हार गई और एक अमीर नासिरुद्दीन को सिंहासन पर बैठाया गया। अब इनके उत्तर पश्चिमी अभियान की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मंगोल आक्रमण नियमित अंतराल पर सल्तनत को हिला रहे थे। 1326-27 ईस्वी में तरमाशिरिन खान के तहत एक बड़ा मंगोल हमला हुआ। मोहम्मद तुगलक ने सीमा को सुरक्षित करने का फैसला किया। पेशावर सहित लाहौर से कलानौर तक के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की गई और नए प्रशासनिक नियंत्रण की स्थापना की गई। सुल्तान ने कराचिल क्षेत्र, वर्तमान का हिमाचल और कंधार पर आक्रमण की योजना भी बनाई, लेकिन सफल नहीं हुआ। तो वास्तव में इन योजनाओं के परिणाम स्वरूप भारी नुकसान भी से उठाना पड़ा था। मोहम्मद तुगलक की नई नीति, उसने कृषि के विकास के लिए एक नया विभाग शुरू किया जिसे दीवान ए कोही कहा जाता था। किसानों को खेती के लिए बीज की व्यवस्था करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई थी। फसल खराब होने की स्थिति में भी इन्हें किसानों को ऋण दिया जाता था। इसने
चांदी की कमी को दूर करने के लिए टोकन मुद्रा पेश किया। चांदी के सिक्के टंका के स्थान पर एक तांबे का सिक्का जित्तल पेश किया और आदेश दिया कि इसे टंका के बराबर स्वीकार किया जाना चाहिए। टोकन करेंसी का आइडिया भारत में नया था और ट्रेडर्स और आम लोगों के लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल था। राज्य ने टकसालों द्वारा जारी किए गए सिक्कों की नकल की जांच के लिए उचित सावधानी नहीं बरती। सरकार लोगों को नए सिक्कों को गढ़ने से नहीं रोक सकी और जल्द ही नए सिक्कों की बाजारों में बाढ़ आ गई। बरनी के अनुसार लोगों ने अपने घरों में टोकन मुद्रा बनाना शुरू कर दिया था। आम आदमी शाही खजाने द्वारा जारी तांबे के सिक्के और स्थानीय रूप से बनाए गए सिक्कों के बीच अंतर करने में विफल रहा। इस प्रकार सुल्तान को टोकन मुद्रा वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। फिर मोहम्मद तुगलक का उत्तराधिकारी उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक था। मोहम्मद के बाद में फिरोज तुगलक सिंहासन पर बैठा। अब हम बात करें फिरोज तुगलक की, तो फिरोज तुगलक बड़े क्षेत्रों को बरकरार रखने में कामयाब रहा था। इसके अधीन सल्तनत में कोई नया क्षेत्र नहीं जोड़ा जा सका। फिरोज के उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान दिल्ली का राजनीतिक नियंत्रण धीरे धीरे कमजोर हो गया। 1398 ईस्वी में कैमूर के आक्रमण ने सल्तनत को उजाड़ दिया। तुगलक शासन 1412 ईस्वी के अंत तक उत्तर भारत में एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित रह गया। कई क्षेत्रों ने स्वतंत्रता स्थिति घोषित कर दी। पूर्वी बंगाल और उड़ीसा में पूर्ण स्वायत्तता थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े हिस्सों में सरकी का एक नया स्वतंत्र राज्य उभरा। दक्कन और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य राजनीतिक शक्तियां बन गई। पंजाब के बड़े हिस्से पर स्वतंत्र रईसों का कब्जा हो गया। गुजरात और मालवा पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए। राजस्थान में राजपूत राज अब दिल्ली के सुल्तानों को अपने अधिपति के रूप में नहीं मानते थे। इस तरह से तुगलक वंश का पतन हो जाता है। अगला है सैयद राजवंश। सैयद राजवंश 1412 में जब तुगलकों का पतन होता है और 1414 ईस्वी में ये अस्तित्व में आते हैं और 1450 ईस्वी तक सैयद वंश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर राज करते हैं। तो 1398 में दिल्ली की सेना को हराने के बाद तैमूर ने खिज्र खान को मुल्तान का शासक नियुक्त किया। खिज्र खान ने सुल्तान दौलत खान को हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया और सैयद वंश की स्थापना की, सैयद वंश की नींव रखी। इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, लेकिन रायती आला के साथ यह गद्दी पर बैठता है। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहा सरहिंदी का दावा है कि सैयद वंश के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे। खिज्र खान राजवंश का सबसे सक्षम सैयद शासक था। खिज्र खान की मृत्यु के बाद मुबारक शाह जो 1412 से 34 ईस्वी और मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी एक के बाद एक सिंहासन पर बैठे। इन सभी शासकों ने कटेहर, बदायूं, इटावा, पटियाली, ग्वालियर, कंपिल और मेवात जैसे विद्रोही क्षेत्रों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन रईसों की साजिश के कारण वे विफल रहे। 1445 ईस्वी में आलम शाह सिंहासन पर बैठा और सुल्तान बना। वह पूरी तरह से अक्षम सुल्तान साबित हुआ। आलम शाह के वजीर हामिद खान ने बहलोल लोदी की सेना को कमान संभालने के लिए आमंत्रित किया और यह महसूस करने के बाद कि सुल्तान के रूप में बने रहना मुश्किल है, आलम शाह बदायूं के लिए रवाना हो गया और इस तरह से यहाँ से सैयद वंश भी समाप्त हो जाता है और सैयद वंश के बाद में जो बहलोल लोदी था वो लोदी वंश की स्थापना करता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।